हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका करियर गाइड विद प्रेम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए पढ़ते हैं आगे। आज क्लास तीसरा है। चैप्टर नंबर 2, फसलों की खेती की आज क्लास तीसरा है। तो आप पहले क्लास से देखिए। पहला दिन धान के बारे में पढ़ाया था, दूसरा दिन गेहूं के बारे में, और आज मक्का के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। सिर्फ देखना है आपको, सिर्फ क्लास करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको आप सिर्फ थोड़ा देख लीजिएगा। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये अच्छा से याद रहेगा। आप इसको रिलेट कर पाइएगा। जो ये पढ़े थे इसमें डिटेल से था, उसमें जो आपको याद होने वाला रहेगा, जो एग्जाम में आएगा वही से उसमें पढ़ाया जाएगा। और ये कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत फायदेमंद होगा। तो आइए आगे देखते हैं। मक्का। बिहार देश का प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है। बिहार जो है वो देश का, पूरे भारत देश का एक मक्का उत्पादन राज्य का एक प्रमुख राज्य है। इसकी खेती खरीफ, रबी एवं जायद तीनों मौसम में की जाती है। इसकी जो खेती होती है वो खरीफ मौसम में, रबी मौसम में और जायद मौसम में, तीनों मौसम में की जाती है। खदान फसलों में मक्का सबसे अधिक उपज देने वाला फसल है। खदान फसल जितना है सबसे ज्यादा उत्पादन मक्का ही देता है, सबसे ज्यादा उत्पादन मक्का ही करता है। मक्का का उपयोग खदान, पशु आहार, औद्योगिक महत्व की अनेक वस्तुओं को बनाने में तथा हरा चारा के रूप में किया जाता है। मक्का के विभिन्न खाद्यान्न किस्मों में पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न आदि का बाजार बढ़ रहा है। इस सब का जो बाजार है, इसका जो बिक्री हो गया, इस सब के चलते और बढ़ गया है। मक्का की अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में के आ जाने से अब मक्का न सिर्फ अधिक उपज देने वाला फसल है, बल्कि पौष्टिक आहार देने वाला ही फसल है। अधिक महत्व तथा जलवायु परिवर्तन में युग में पक्का भविष्य का फसल है। अधिक परिवर्तन है, अधिक जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए माना जाता है कि युग में यह भविष्य का एक अच्छा फसल माना जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इसका उद्भव एवं विकास, उत्पत्ति कहाँ से हुआ और इसका विकास कैसे हुआ और भारत कैसे पहुंचा, आइए देखते हैं। मक्का का उद्भव मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको माना जाता है। मक्का का जो उत्पादन है वो कहाँ माना जाता है? मध्य अमेरिका, मिडल अमेरिका जो होता है, यूएसए, उसको और मैक्सिको को माना जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। प्राचीन मैक्सिको वासियों के वर्षा के देवता, मैक्सिको वासियों के जो वर्षा के देवता है टालोक अजटेक, उसको मक्का के साथ दिखाया जाता है। मक्का का जो फोटो था उसके साथ दिखाया जाता है। सन 1492 में जब कोलंबस ने नई दुनिया का पता लगाया था, 1492 में ने जब नई दुनिया का पता लगाया था, तो पुरानी दुनिया को अमेरिका के साथ मक्का का भी पता चल लगा। तो पुरानी दुनिया में जो मक्का का उत्पत्ति था वो भी पता लगा। भारत में मक्का 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। जो भारत में जो मक्का किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था 16वीं सदी में। आइए क्षेत्र में वितरण के, बिहार में कितना क्षेत्र में खेती होती है मक्का की, वो देखते हैं। बिहार के लगभग सभी जिलों में मक्का की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में की जाती है। बिहार में जो मक्का की खेती होती है तीनों मौसम में की जाती है, खरीफ मौसम में, रबी मौसम में और जायद मौसम में, तीनों मौसम में की जाती है। वे लगभग 7 लाख हेक्टेयर में होती है। पूरे बिहार में कितने भूमि पे होती है? 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है। उत्पादन 29 लाख टन है। एक साल का जो औसत माना गया, कुछ साल का आंकड़ा लेकर, 4-5 साल का आंकड़ा लेकर, तो कितना है? 29 लाख टन। जो पूरे राज्य में उत्पादन होता है 29 लाख टन होता है मक्का का उत्पादन। तथा उत्पादकता लगभग 4 टन प्रति हेक्टेयर। उत्पादन और उत्पादकता में अंतर समझ रहे हैं? उत्पादन वो हुआ जो पूरे राज्य में कितना उत्पादन हुआ उस साल का जो उत्पादन हो गया, और उत्पादकता हुआ वो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, वही बताया गया। यहाँ पे कितना बताया? 4 टन पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में इतना टन होता है। आइए आगे देखते हैं। पूरा बिहार में कितना है? 29 लाख टन है। बिहार में मक्का की औसत उत्पादकता देखिए, यहाँ पे दिया गया किस वर्ष में, क्षेत्रफल, लाख हेक्टेयर में, उत्पादन, उत्पादकता। 2011-12 में देखिए 6.7। जो उत्पादन उत्पादन हो गया वो 29.9 हो गया लाख टन। इतना इतना लाख टन उत्पादन हुआ। और उत्पादकता हो गया वो जो कितना किलो हुआ 1 हेक्टेयर में? 3683 किलो जो 1 हेक्टेयर में हुआ। 12-13 में 6.9 हो गया क्षेत्रफल में। बिहार में मक्का का खेती हुआ। इतना लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती हुआ, जिसमें उत्पादन में इतना लाख टन उत्पादन हुआ। 27.9 लाख टन उत्पादन हुआ। और जिसमें 1 हेक्टेयर में कितना हुआ? 3975 इतना किलो 1 टन में उत्पादन हुआ। ऐसे 2013-14 का देख लीजिए, 14-15 का देख लीजिए। आगे देखते हैं।
सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देश योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार 2016, जो इसका पता लगाता है किस फसल का उत्पादन कितना हुआ, कैसे हुआ, कितना वृद्धि हुआ, यह सब कौन करता है? तो यही है सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय, योजना एवं विकास विभाग। ये 2016 के अनुसार देखते हैं, खरीफ मक्का के वानस्पतिक, रबी और गर्मा मक्का की उत्पादकता अधिक होती है। बिहार में बृहद पैमाने पर रबी मक्का की खेती की जाती है, जो कोसी तथा दियारा क्षेत्र में की जाती है। बिहार में कौन सी मक्का की खेती की जाती है? रबी मौसम में। जो रबी मौसम में होती है, जो गेहूं के साथ रोपाती है, उस मक्का की खेती सबसे अधिक होती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए 2011-12 में कितना हुआ? खरीफ का खेती कितना हुआ? 2358, इतना हेक्टेयर में खेती हुआ। इतना जो रबी रबी का हुआ 4584, जायद का जो हुआ वह इतना है। इसका जो उत्पादन हुआ इतना इतना हुआ। आइए देखिए, सब आगे पढ़ लीजिए सब। ये रिपोर्ट तैयार करता है स्रोत, बता दिया हूँ आगे। और जलवायु कैसा चाहिए? देखिए, मक्का मूलतः गर्म मौसम का पौधा है। मक्का जो है वो गर्म मौसम का पौधा है। अंकुर के समय 21 डिग्री सेल्सियस तथा वृद्धि के समय 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त पाया जाता है। जो मक्का का जब वृद्धि के समय होता है और जब अंकुरित होता है, जब बीज में से निकलता है, तब कितना तापमान चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस। तथा वृद्धि के समय जब वृद्धि होने लगता है, तब उनको कितना चाहिए? 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। इतना तक रहेगा तो अच्छा रहेगा। जब नरमंजरिया निकलता है, जब मंजर निकलता है मक्का का, तब अधिक तापमान तथा कम नमी का होना हानिप्रद है। जब जो मंजरिया निकलता है तो अधिक तापमान और कम नमी होना यह हानिप्रद है। मक्का के पकने की अवस्था को छोड़कर से सभी अवस्थाओं में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। मक्का जब पकता है उस समय का छोड़कर बाकी जितना भी, जब बीज जब अति अंकुरित होने पर, वृद्धि होने पर, सब में 25 डिग्री अच्छा माना जाता है। पकते समय गर्म तथा शुष्क वातावरण ठीक होता है। जो पकते समय जो होता है वो गर्म होना चाहिए और शुष्क वातावरण, सूखा वातावरण होना चाहिए, वो ठीक होता है मक्का की खेती के लिए, मक्का के विकास एवं अधिक उत्पादन के लिए। अब मिट्टी कैसे चाहिए मक्का के लिए, आइए देखते हैं। मक्का की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जवांश प्रचुर मात्रा में हो तथा पीएच मान 5.5 से 7.5 उपयुक्त माना जाता है। मक्का की खेती कैसे मिट्टी में अच्छी मानी जाती है? जहाँ जल निकासी की अच्छी सुविधा हो, जहाँ पानी का जमाव ना हो, और पानी अच्छा से पहुंच जाए, और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसमें अधिक अधिक अति माना जाता है, अधिक उत्पादन की क्षमता माना जाता है। जवास प्रचुर मात्रा हो, जिस मिट्टी में जवास प्रचुर मात्रा हो और जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 जो होता है वो अच्छा माना जाता है। मक्का जल जमाव के प्रति संवेदनशील है। मक्का जो है, अगर आप जल्दी अगर उसमें जल का जमाव कर दीजिएगा, पानी अधिक दिन तक छोड़ दीजिएगा, तो हानिकारक होता है। अधिक खेत की तैयारी कैसे करें? मक्का की बुआई के लिए 1-2 गहरी जुताई करके पट्टा चला देने से, पट्टा माने उस पे जो उसका ढेंग होता है ऊपर से सर करने वाला, आपके इलाके में क्या बोला जाता है आप देख लीजिए। जो जुताई के बाद जब फाड़ वाला से जोताता है, तो उसको बैल से या ट्रैक्टर से, जो लकड़ी से जो ऊपर से चास के ऊपर से जो करता है, उसी को पट्टा बोलते हैं। मिट्टी को सर करने के लिए, जिसमें ढेला वाला फोड़ने के लिए, जिससे खेत के ढेले रहित एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। बुआई से पहले 10-15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सारी खाद या वर्मी कंपोस्ट का व्यवहार करें। जो होता है बुआई से पहले इतना गोबर गोबर आप लगा सकते हैं, उसमें गाय भैंस का या सनी वर्मी कंपोजिट व्यवहार करें। जो खाद होता है वर्मी खाद, उसको उसमें छिड़काव करें। और बीज कितना रखें? 20 किलो एक बीघा में कितना चाहिए? 20 kg। 20 kg मक्का का अब रोपाई कीजिएगा। मानिए 1 kg 1 कट्ठा के आसपास। बीजोपचार, देखिए बीज का उपचार कैसे होता है। बुआई से पूर्व बीज को फफूंदनाशक तथा दवा कैप्टान थाइरम या बेविस्टिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से अवश्य उपचारित कर लेना चाहिए। बुआई से जो पूर्व है वह फफूंदनाशक दवा, जो फफूंदनाशक दवा होती है, जैसे कैप्टान हो गया, थाइरम हो गया, बेविस्टिन हो गया, जो 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी, 1 kg में 2 से 2.5 ग्राम लगाकर उपचारित कर लेना चाहिए। अब देखिए बुआई की विधि को बारे में थोड़ा जान लीजिए। मौसम पंक्ति
किंतु पौधा जो पंक्ति होता है वो कितना वही रखे, पौधा वो कितना दूरी पे रखे, वो इसमें दिया है। जो खरीफ मौसम में जिसको रोपते हैं वो पंक्ति के दूरी कितनी होनी 60, और जो पौधे का दूरी होनी चाहिए, पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर, इतना भाई इतना का पंक्ति तो पौधा। पंक्ति हो गया जो लाइन से रोपते हैं ना उसको पंक्ति बोलते हैं, उसके बीच में दूरी 7 सेंटीमीटर होने चाहिए। और पौधा जो एक लाइन से रोपते हैं आगे पीछे, उसकी दूरी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसी के बीच में ना ज्यादा ना कम, इसके बीच में रहेगा तो अच्छा रहेगा। जो रबी फसल होती है उसकी पंक्ति की लंबाई 60 सेंटीमीटर और पौधे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, और जो बोने की गहराई है 4 से 5 सेंटीमीटर अच्छा माना जाता है। और बसंत या जायद में जो रोपा जाता है उसका भी 60 × 20 होता है, तो इसका भी बोने की जो गहराई होती है वो 3 से 5 होती है सेंटीमीटर। अब उर्वरक खाद कैसे डालते हैं, कितना डालते हैं, उसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। जो खाद है बुआई के समय कितना होगा, घुटने पर पौधे होने पर कितना डालना चाहिए, और धनवाल निकलते समय कितना डालना चाहिए। जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला क्लास में नाइट्रोजन सल्फर और पोटास का मात्रा उसमें डाला जाता है। तो नाइट्रोजन का 30 रेशियो होता है, 30 40 और 30, इतना रेशियो में आपको डालना रहता है। जैसे बुआई के समय जो हो गया, जैसे नाइट्रोजन 30, सल्फर 40 और पोटास हो गया वो 40, इतना के रेशियो में आपको डालना चाहिए। जब घुटने पर आ जाए तब उसका रेशियो हो गया 40 60 और 40, ये सब इसके ही बराबर इसके बराबर सेम टू सेम। तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ जब आपका क्वेश्चन होगा तो जो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जुड़ के ले सकते हैं। अब देखिए रबी के बारे में जान लीजिए, नाइट्रोजन सल्फर और पोटेशियम में जो इतना इतना रेशियो में डाला जाता है, इसमें इतना रेशियो में डाला जाता है। बुआई के समय कटाई के समय जब बीज हो जाता है ऐसे दिया हुआ है। ये जायद मौसम वाला है, तो इसको भी देख लीजिए। रबी में दूसरी किस्त 50 60 दिनों उपरांत दे। जब दूसरी दवा जब छिड़काव करते हैं, जो 50 60 दिन के बाद, लगभग 2 महीने के बाद देना आवश्यक है। खरीफ तथा बसंतकालीन एवं जायद प्रभेदों के लिए दूसरी किस्त 35 से 40 दिनों के उपरांत व्यवहार करे। मतलब कि 35 से जब बसंतकालीन या खरीफ मौसम में जो प्रवेश होती है, जब उसके लिए दवा छिड़कते हैं, उसे 35 या 40 दिन में, 1 महीना या थोड़ा दिन ज्यादा, 1 महीना और कुछ दिन के बाद उसको देना चाहिए। जिंक सल्फेट का व्यवहार 3 साल में एक बार 20 से 25 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। तो जिंक सल्फेट होता है उसको आप 3 साल पर एक बार 20 किलो 25 किलो मिलाकर 1 हेक्टेयर में 1 बीघा में छींट देना चाहिए, अच्छा होता है। अब सिंचाई और जल प्रबंधन कैसे करते हैं देखते हैं। रबी एवं गर्मा में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ में सिंचाई की आवश्यकता प्राय नहीं पड़ती। खरीफ मौसम में जो सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती, ना के बराबर। अब एक बार कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पानी भी अधिक रहती है, दारू रहती है, तो वो पानी नमी हर वक्त रहती है। और रबी फसल में 5 से 6 बार आवश्यक आवश्यक हो गया, वो 5 से 6 बार डालना आवश्यक है। और खरीफ फसल में ना होती है, अगर ज्यादा सूखी हो तो 2 बार दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बल्कि जल निकासी में प्रबंधन आवश्यक है। जब खरीफ मौसम में रोपा जाता है, उसमें जल निकासी करना भी आवश्यक है। ज्यादा पानी लग गया तो नहीं लगना चाहिए। सूखे की स्थिति में दानों में दूध बनते समय नमी के लिए सिंचाई अवश्य करना चाहिए। जब सूख जब सूखा अधिक पड़ जाए तो दाने में जब दूध बनने का समय आता है, जब उसका फल बनने का समय आता है, मक्का का जो अनाज बनने का समय आता है, उस समय अगर सिंचाई नहीं रहेगा तो उसमें जो दूध बनता है, जब फलने से पहले तो दूधिया दाना रहता है, तो उस समय वो अच्छा नहीं होगा। तो उस समय हाल देना आवश्यक है। जब मोचा निकलते समय और दाने बनने तक खेत में पर्याप्त नमी रहना आवश्यक है। जब मोच निकल रहा है उस समय, और जब दाना बनने से पहले तक उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। और उसको निकाई कुराई कैसे करते, खरपतवार कैसे करते, कमैनी कैसे करते, वो सब दिया गया है। उसमें जो अलग दूसरे चीज खरपतवार उग जाते हैं उसको कैसे नियंत्रण करते वो दिया गया। बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवारनाशी दवा
एट्राजिन 50%, 1.5 kg सक्रिय तत्व को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस खरपतवार नाशी का छिड़काव बुआई से 20-25 दिनों बाद भी रबी मक्के में किया जा सकता है। जिस खेत में कृंतकनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया गया है, उस खेत में मक्का के कटारों के बीच खुरपी से निकौनी कर नाइट्रोजन प्रथम उपरिवेशन कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। देखिए, इसको समझिए। बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्रोजिन जो होता है उसका 50%, 1.5 kg सक्रिय तत्व होता है या 3 किलो दवा में जो 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में अगर खेती करते हैं उस हिसाब से उसका छिड़काव करें। और जो खरपतवार नाशी का छिड़काव के बाद 20-25 दिन बाद भी रबी मक्के में किया जाता है। और खरपतवार नाशी का छिड़काव जो होता है 20-25 दिनों के बाद भी रबी मौसम में वाले में जो मक्का होता है उसमें किया जाता है। जिस खेत में कृंतकनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया जाता है, जिस खेत में जो होता है कृंतकनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया जाता है, उस खेत में मक्का के कटारों के बीच खुरपी का निकौनी कर देते हैं। जिसमें कृंतकनाशक दवा का उपचार नहीं किया गया हो, उसमें खुरपी से चारों बगल जो उसको कमैनी कर उसमें नाइट्रोजन का प्रथम उपार्जन का मिट्टी चढ़ा, उसमें नाइट्रोजन डाल के उसको मिट्टी चढ़ा देंगे पेड़ के चारों बगल। तो इसको भी ध्यान रखिए। इस बार सिर्फ पढ़ लीजिए, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए, कीट एवं व्याधि प्रबंधन मक्का के बारे में पढ़ रहा है। तो देखिए, रोग का नाम क्या होगा? पट्टी लपेटक, ये रोग का नाम है। जो किसके कारण से होता है? वो मेरेजमिया ट्रेपेजेलस के कारण होता है। मेरेजमिया ट्रेपेजेलन के कारण होता है। तो लक्षण, इसका लक्षण क्या हो गया? कीट के जो शिशु होते हैं वो पंक्तियों के ऊपरी सतह को खुरचकर खाता है। तो कीट का जो शिशु होता है, उसका जो बाल बच्चा होता है, वो पत्ती को पूरा खुरच खुरच के खा जाएगा और उसको मोड़ना शुरू कर देगा। खाई पत्तियों से, और जो पत्ती खा जाती है वो पत्ती कैसा हो जाती है? सफेद हो जाती है। और इसको कैसे रोके, इसका प्रबंधन कैसे करे? तो यह देखा होगा, मुड़ी पट्टी को इकट्ठा कर ले। जो पट्टी मुड़ जाता है, उजला हो जाता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको सबको नष्ट कर देना चाहिए। और जो कार्बारिल है उसको 50 WP का 2 लीटर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे आपका जो खरपतवार नाशी जो वो रहता है कीड़ा उड़ा सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया दूसरा रोग, कंडवा रोग। कंडवा रोग हो गया जो किसके कारण होता है? असिस्ट लागो मेडिस के कारण होता है। जो पौधे को अकांत भाग का पिटका बनते हैं, उग्रावस्था में अकांत भुट्टे से काला बीजांड चूर्ण निकलते हैं। जो उग्रावस्था होती है उसमें अकांत भुट्टे से क्या निकलता है? काला बीजांड चूर्ण निकलने लगता है। फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसको प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए? जो फसल चक्र होता है, जो खेती का समय होता है, उसका निश्चित समय में जो क्या क्या होता है वो सब अपनाना चाहिए। अकांत पौधे को हटाना चाहिए। विटावैक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। जो विटावैक्स होता है वो 2 ग्राम, 1 kg में 2 ग्राम डालकर उसका छिड़काव करना चाहिए। आइए अगर देखते हैं मक्का के साथ मिश्रित खेती खेती है। तो मक्का के साथ कौन कौन खेती कर सकते हैं? जैसे रबी मौसम में जब करते हैं तो मक्का के साथ आलू रोप सकते हैं, मक्का के साथ मूली रोप सकते हैं, मक्का के साथ मटर रोप सकते हैं, मक्का के साथ राजमा रोप सकते हैं। ये दोनों का, जैसे मक्का आलू एक साथ, मक्का मूली एक साथ, मक्का मटर एक साथ, मक्का राजमा एक साथ। और जब खरीफ में इसका खेती करते हैं तो मक्का झिंगनी रोप सकते हैं, मक्का उड़द रोप सकते हैं, मक्का लोबिया रोप सकते हैं, मक्का अरहर रोप सकते हैं। आइए अब कटाई के बारे में जानते हैं। रबी मौसम में मोचा निकलने के 25 से 55 दिनों एवं खरीफ और जायद में 35 से 40 दिनों बाद भुट्टे परिपक्व हो जाने पर कटनी करनी चाहिए। जब रबी मौसम में जो जो रोपा जाता है उसके लिए 50 से 55 दिनों एवं खरीफ और जायद में 30 से 35 दिनों बाद जब जो पक जाता है, जब दाना जो पक जाता है, उसका जो बाल होता है पक जाता है, तब उसका कटनी करना चाहिए। क्वालिटी प्रोटीन मक्का QPM, देखिए वैसे जानकारी के लिए है। खदान फसलों में पक्का मक्का की विशेषता यह है कि इसकी खेती सभी मौसमों में की जा सकती है तथा इसकी उपज क्षमता सबसे अधिक है। मक्का में उच्च कोटि के प्रोटीन की कमी के कारण
इसे पोषण के दृष्टिकोण से कमजोर आहार माना जाता है। मक्का में जो होता है वो उच्च कोटि के प्रोटीन कम पाया जाता है, जो अच्छा प्रोटीन होता है वह कम पाया जाता है, इसलिए इसको आदमी ज्यादा उपयोग में नहीं लेता है। आदमी जैसे खाद्य सामग्री में उपयोग में नहीं लेता है। जैसे बहुत सी बनता है, जैसे जैसे दाल भात जिस तरह खाते हैं प्रोटीन के लिए, वैसे नहीं इसको कम उपयोग करता है। वैसे तो बिस्कुट उस्कुट और चीज सब जो बनता है वो सब बहुत बनता है इससे। परंतु क्वालिटी प्रोटीन मक्का की किस्मों के आ जाने, जब क्वालिटी प्रोटीन जो आता है, जो मक्का की किस्मों आ गई है अब, तो वो अच्छा माना जाता है, जो पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फसल हो गया है। जैसे क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए अनुशंसित जो प्रभेद शक्तिमान वन हो गया, शक्तिमान टू, शक्तिमान थ्री, शक्तिमान फोर, शक्तिमान फाइव है। जो क्वालिटी प्रोटीन मक्का में उच्च मात्रा में लाइसिन जो 5% होता है, और ट्रिप्टोफेन और ट्रिप्टोफेन होता है, संपूर्ण रूप से संतुलित अमीनो अम्ल संरचना वाले क्वालिटी प्रोटीन मक्का का खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इतना ही है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको क्लास? तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल नया है। तो धन्यवाद। चलते हैं। टाटा बाय बाय। गुड नाइट।